सामान्यतः अर्जित मानी जाती है। तो आय सामान्यतः अर्जित कब मानी जाती है, मतलब इनकम जो है वो कब अर्न मानी जाती है, या इनकम को जब हम बोलते हैं कब अक्रूड मानी जाती है। तो देखिए, जब ऑर्डर होता है तब क्या आय उपार्जित होती है, नहीं होती है। ऑर्डर को हम वैसे ही अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पूछा गया है सामान्यतः लिखा गया है, तो क्वेश्चन के नेचर को हमें पहचानना है कि क्वेश्चन में जो वर्ड है वो सामान्यतया लिखा गया है या सामान्यतः लिखा गया है, जिसको हम जनरली कहते हैं कि आय जनरली अर्जित कब मानी जाती है। यहाँ जनरली वर्ड आ गया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राशि प्राप्त होने पर। तो यहाँ आपको बहुत ही मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखना होगा। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, राशि प्राप्त होने पर, क्योंकि यहाँ राशि जब प्राप्त होगी तो हम आय क्या कर चुके होंगे, प्राप्त कर चुके होंगे, यानी हम उसको अर्जित मान लें। यहाँ विक्रय होने पर भी आय उपार्जित हो जाती है, लेकिन यहाँ पूछा गया है सामान्यतः बोला गया है, और सामान्यतः यानी जनरली बोला गया है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर यहाँ कोई भी दो ऑप्शन होते कि इनमें से बताइए कि दो कौन से होंगे, तो फिर आपका आंसर सी और डी होता। तो आपका आंसर सी और डी दोनों हो सकता था अगर आपके ऑप्शन अगर नेचर क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग होते, लेकिन यहाँ सामान्यतः पूछा गया है या सामान्यतः या जनरली बोला गया है, तो जनरली राशि प्राप्त होने पर ही क्या होता है, आय अर्जित मानी जाती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रूढ़िवादिता की परिपाटी के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। तो आप सबको पता है कि AS2 में स्टॉक का क्या होता है, मूल्यांकन होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में स्टॉक का मूल्यांकन होता है, और AS2 स्टॉक के मूल्यांकन मतलब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से रिलेटेड है। और AS2 में क्या बताया गया है, AS2 में ये भी बताया गया है कि स्टॉक का मूल्यांकन किस मूल्य पर होगा, वो बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में से जो कम पर होगा उस पर होगा। और रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या होती है, तो रूढ़िवादिता की अवधारणा होती है कि हानियों का समायोजन करो या हानियों के लिए प्रावधान करो, लेकिन लाभ के लिए नहीं करो। मतलब लाभ होगा तो खुद ब खुद हमको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अगर हानि होगी तो उसको कैसे आप सेट ऑफ करोगे या कैसे उसको एडजस्ट करोगे, ये किस अवधारणा में बताया गया है, तो रूढ़िवादिता में बताया गया है। और रूढ़िवादिता की अवधारणा यानी जिसको हम इंग्लिश में कंसर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहते हैं। याद रखिए, रूढ़िवादिता के लिए एक शब्द और भी है, इसको परंपरावादी अवधारणा भी कहते हैं। तो हिंदी में दो नाम हो गए, रूढ़िवादिता अवधारणा या परंपरावादी अवधारणा, और इंग्लिश में एक ही नाम है जिससे काम चल जाएगा, और उसको कहते हैं हम कंसर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। और कंसर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो भी दोनों में कम होगा, मतलब मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस whichever is less will be taken as a value of stock। मतलब वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या लिया जाएगा, बाजार मूल्य या लागत मूल्य दोनों में से जो भी कम होगा वो ले लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आज हमने इस सीरीज़ में लिए हुए हैं। तो चलिए अब हम इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं, और बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आपको प्रारंभिक स्टॉक दिया है, क्रय दिया है, मजदूरी दी है और अंतिम स्टॉक, और पूछा गया है सकल लाभ विक्रय का कितना है, 1/6 है। तो याद रखिए, विक्रय का अगर 1/6 होता है सकल लाभ, तो वो लागत का कितना होता है, तो वो लागत का 1/, क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। अगर विक्रय का 1/7 है तो लागत का कितना हो जाएगा, वो 1/6 हो जाएगा। तो एक पॉइंट यहाँ कम हो जाता है, डिवाइड में जो नंबर होता है उसमें से एक नंबर आप कम कर दिया करें तो ये लागत पर हो जाता है। इसको हमने प्रॉपर आपको परसेंटेज बेसिस पर भी बताया है, लेकिन आज फ्रैक्शन बेसिस पर दिया है, आपको अंश और हर के रूप में दिया है, तो वैसा समझ लेते हैं। तो लागत का क्या निकालना है, हमको 1/6 निकालना है, और यहाँ पूछा हमसे विक्रय की राशि है। तो चलिए अब हम विक्रय की राशि निकालते हैं कि किस तरह विक्रय की राशि आएगी। सबसे पहले हम COGS निकाल लेते हैं। तो COGS किसे कहते हैं, बिके माल की लागत को कहते हैं। अब बिके माल की लागत का फार्मूला क्या होता है,
ये भी हमने आपको पब्लिकली जो वीडियो बनाए हुए हैं उसमें उस वीडियो में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। और आज देखिए इसी से ये क्वेश्चन है पर्टिकुलर, तो आप जिन लोगों को अगर वो पर्टिकुलर आपने वीडियो ना देखा हो तो आप उसमें देख सकते हैं। उसमें हमने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेस और डायरेक्ट एक्सपेंस है COGS निकालना सीखा था, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। फ़िलहाल ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है, इसमें प्लस कर दिया जाता है क्या परचेस यानी कि क्रय, और ऐड कर दिया जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस का हम DE लिख देते हैं, और लेस क्या किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके COGS यानी बिके माल की लागत निकाल देते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है कितना, 50,000, प्लस इसमें हम ऐड कर देते हैं परचेस, वो आपको दिया गया है 1,50,000। इसके बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दिए गए हैं कितने, 20,000, और क्लोजिंग स्टॉक जो कि माइनस होगा वो आपको दिया गया है कितना, 40,000। तो ऊपर में शुरू में जो हमने 3 चीज़ें लिखी, इन तीनों को ऐड करते हैं तो तीनों का एडिशन आपका कितना आ जाएगा, तीनों का एडिशन आ जाएगा आपका 2,20,000। तीनों का एडिशन कितना हो गया, 2,20,000, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं 40,000, तो अल्टीमेटली आपका कितना आ जाएगा, 1,80,000। 1,80,000 अभी COGS आया है जिसको हम बिके माल की लागत कहते हैं, लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया क्योंकि बिक्री आपसे पूछी गई है। तो चलिए 1,80,000 को याद रखिए। अब हम फिर से आपको समझा देते हैं। COGS आपका आ चुका है और COGS आपका कितना आया है, 1,80,000 आया है। अब इससे हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, और उस प्रॉफिट को हमें फिर ऐड भी करना है। तो चलिए हम प्रॉफिट को फाइंड कर लेते हैं, 1,80,000, और अभी हमने आपको बताया था कॉस्ट का प्रॉफिट कितना लेना है, 1/6 दिया, 1/7 है, ये सेल्स का है, लेकिन कॉस्ट पर निकालते हैं तो एक कम हो जाता है, यानी 1/6 ले लेते हैं। चलिए 1/6 हम लेते हैं यहाँ, तो 1,80,000 का 1/6 निकाल दो, वो प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि ये कॉस्ट का है। तो 1/6 अगर हम करें तो प्रॉफिट कितना आ जाता है, 1,80,000 का 1/6 करते हैं तो 30,000, और COGS में हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। 1,80,000 में 30,000 हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया। COGS क्या था, आपकी कॉस्ट थी यानी कि लागत, और लागत में लाभ जोड़ते हैं तो क्या मिल जाता है, ये आपका पर्टिकुलर क्या दिया गया है, लागत दिया गया है, और लागत में हम क्या जोड़ देते हैं, लागत में हम लाभ जोड़ देते हैं तो आपका क्या मिल जाता है, सेल्स मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका सेल्स देखिए कितना आ गया, 2,10,000, और ये किस ऑप्शन में दिया है, C में। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, C, क्योंकि 2,10,000 आपका क्या हो जाएगा, 2,10,000 आपका सेल्स हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम आंसर को भी चेक करके बता देते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं। तो एग्ज़ाम में भी आप इस आंसर को चेक कर सकते हैं। 2,10,000 आपका क्या आया, सेल्स, और सेल्स का कितना प्रॉफिट बोला था, सेल्स का 1/7 बोला था, और 1/7 यदि हम करें, 7 से डिवाइड करें 2,10,000 को, तो भी देखिए प्रॉफिट कितना आया, 30,000। और अभी पिछले बार आपने 1,80,000 का 1/6 किया था तो वहाँ भी कितना आया था, तो वहाँ भी आपका आया था कितना, 30,000। तो देखिए आप सेल्स का अगर निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 30,000 आएगा, और कॉस्ट का अगर 1/6 निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 30,000। ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब आपने सही किया है। तो इस तरीके से भी आप आंसर चेक कर सकते हैं, और कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। अब एक फिर स्क्रीन पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है, और हमने अपने पेड कोर्स में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरिकल क्वेश्चन के हमने एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ अपना एक जो आपका स्टडी मटेरियल के लिए हमने एक बेहतरीन एक क्या बनाया है, कोर्स बनाया है, जिसमें हम वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, PDF फाइल भी है, और उसके साथ साथ हमारे MCQ सीरीज़ भी है। अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जल्दी हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, और बैच नंबर 2 में अभी भी कुछ सीट्स बाकी हैं तो आपको वहाँ प्लेस मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ कि अगला पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रारंभिक पूंजी आपको दी गई है, अंतिम पूंजी भी आपको दी गई है, आहरण दिया है और नई पूंजी दी है, और पूछा है कि वर्ष में लाभ कितना होगा। तो याद रखिए, जब भी आपको प्रॉफिट फाइंड करना हो तो आपको क्या करना चाहिए, अंतिम पूंजी लेना चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अंतिम पूंजी ले लेते हैं, और जब भी अंतिम पूंजी से करेंगे तो आहरण को जोड़ दिया जाता है। तो अंतिम पूंजी हम लिख लेते हैं कितनी,
कितनी हो गई 12,000। इसमें आहरण को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 12,000 में 2,000 आहरण यानी ड्राइंग्स को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है कितना 14,000। अब इस 14,000 में से दो चीज़ों को लेस कर दिया जाएगा, प्रारंभिक पूंजी को भी और जो आपकी एडिशनल कैपिटल है जिसको हम अतिरिक्त पूंजी कहते हैं उसको भी लेस कर दिया जाएगा। तो इस 14,000 में से हम लेस कर देते हैं 10,000 जो कि ओपनिंग कैपिटल है और एडिशनल कैपिटल अतिरिक्त पूंजी उसको भी लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि जब हम अतिरिक्त पूंजी से अंतिम पूंजी से हम सवाल को हल करते हैं तो आहरण को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है और प्रारंभिक पूंजी को घटाया जाता है और इसके साथ साथ अतिरिक्त पूंजी को भी क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखिए। फ़िलहाल 14,000 में से ये 10,000 और 1,000 को हम लेस कर देते हैं। तो अब बताइए फाइनली कितना बचेगा। अब फाइनली बचेगा कितना 3,000 और 3,000 जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि 3,000 रुपये का प्रॉफिट आपको कहाँ दिया है, बी में दिया है। तो किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया, अंतिम पूंजी में हमने बताया आहरण को जोड़ देते हैं, 12,000 में 2,000 हम ऐड कर देते हैं तो 14,000 आ जाएगा और उस 14,000 में से प्रारंभिक पूंजी को और अतिरिक्त पूंजी को घटा दिया जाएगा जो कि 10 और 1,000 यानी 11,000। तो 14,000 में से 11,000 आप लेस कर दें तो रिमेनिंग कितना बचता है 3,000। वो आपका पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, वो आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हो जाएगा, मतलब कि शुद्ध लाभ हो जाएगा। और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं, स्क्रीन पर क्या दिया है। एक लेखांकन अवधि के व्ययों का निर्धारण निम्न में से किस एक संकल्पना पर आधारित होता है। तो देखिए यहाँ पूछा गया है एक लेखा अवधि। तो जब भी वन अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो कौन सा आंसर होगा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मतलब लेखा अवधि। कभी कभी क्वेश्चन में आपको जो शब्द दिए गए होते हैं उन शब्दों को देखना है। यहाँ एक लेखा अवधि की बात की है, मतलब वन अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहती है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जिसको हम लेखा अवधि संकल्पना या लेखा अवधि अवधारणा कहते हैं, वह अवधारणा यह बताती है कि जिस अवधि की आय लिखी गई है उसी अवधि के व्यय लिखे होना चाहिए और वो अवधि पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होना चाहिए। मतलब वो 12 महीने क्या होंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के होंगे या 1 आपकी जनवरी से 31 दिसंबर के हो सकते हैं। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड को ही मान्यता दी जाए और एक अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंस और एक अकाउंटिंग पीरियड की ही इनकम को लिया जाए ताकि एक अकाउंटिंग पीरियड का आपको रियल प्रॉफिट मिल सके। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब स्क्रीन पर हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जीर्ण पुर्जे के प्रतिस्थापन पर वह क्या 10,000 रुपये हुए, वो क्या माने जाएंगे। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कोई भी उसका जो जीर्ण पुर्जा होता है जिसको हम कंपोनेंट कहते हैं, कोई मशीन का कोई पुर्जा ख़राब हो गया तो उसकी जगह आप नया पुर्जा लगाएंगे, मतलब कुछ रिप्लेस करेंगे। तो बताइए ये कौन सा व्यय होगा। तो ये आपका पूंजीगत व्यय होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर लगाया जा रहा है और मशीन का एक पार्ट ख़राब होने के बाद हम उसको अलग करके दूसरा नया पार्ट लगवाते हैं और वो नया पार्ट फिर क्या करता है, मशीन की ऑपरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, जिससे हमें बेनिफिट मिलता है और ये बेनिफिट हमको आगे आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। तो आगे आने वाले कई सालों तक मिलने वाला फ़ायदा हमें क्या होता है, पूंजीगत लाभ देता है। तो इस प्रकार ये व्यय क्या होगा, हमारा पूंजीगत व्यय हो जाएगा। याद रखिए मशीन पर अगर कोई रिपेयरिंग चार्जेस होता तो वो मशीन पर रिपेयरिंग आपका क्या होता, आयगत व्यय होता। लेकिन यहाँ रिपेयरिंग चार्जेस नहीं है बल्कि प्रतिस्थापन है, मतलब कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बदल के दूसरा कंपोनेंट लगा दिया तो ये आपकी मशीन का हिस्सा है, इसलिए ये पूंजीगत व्यय माना जाएगा। प्रारंभिक व्यय का उदाहरण क्या है, ये भी पहले हमने आपको बताया है। तो प्रारंभिक व्यय आपका आस्थगित आयगत व्यय है, इसको आप याद रखिए। इंग्लिश में अगर हम बोलें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका कौन सा व्यय है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको आप याद रखिए। ये हमने आपको प्रीवियस जो वीडियोस हमने प्रोवाइड किए उसमें भी कवर कर रखा है। अब देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। एक ऐसा लेखा परीक्षण जिसको हम ऑडिट कहते हैं, उस ऑडिट में एक ऑडिटर वित्तीय विवरणों का अगर परीक्षण करके यह अपना मत देता है कि वे उसकी
सही व वित्तीय उचित स्थिति को दर्शाएं या नहीं कहलाता है। मतलब कि किसी ऑडिटर से ये हमने पूछा, किसी ऑडिटर से ये पूछा जाता है कि हमारे जो वित्तीय विवरण है, वित्तीय विवरण का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप ये बताइए कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही रखे गए हैं और उचित स्थिति को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। मतलब आपको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ऑडिट कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हमने आपको बताया शब्दों पे गौर करें, जब आपको नहीं समझ में आता है तो आप शब्दों को मैच करें और कहीं ना कहीं शब्दों से क्या हो जाती है मैचिंग, तो वहाँ आपका तुक्का भी काम कर जाता है। तो याद रखिए जब आपको तुक्का लगाना है, आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं पता, तो वहाँ भी आपको क्या करना होगा, शब्दों के हेर फेर को समझना होगा। अगर आपको राइट आंसर ना पता हो तो शब्दों का हेर फेर करके भी आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये अप्रोच भी आपकी काफ़ी अच्छी है और ये एनालिटिकल अप्रोच भी कहलाती है। कि यहाँ एक शब्द आया था, देखें आप, यहाँ शब्द आया वित्तीय विवरणों का परीक्षण और आंसर में भी क्या दिया गया है, वित्तीय लेखा परीक्षण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल सकते थे। इसके बाद चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आपसे ये पूछा गया है, निम्न में से कौन से लेख परीक्षक के कार्य पत्रों में शामिल हैं। परीक्षक के जो लेखा परीक्षक कौन होता है, ऑडिटर होता है। ये पूछा गया है कि एक ऑडिटर के जो आपके पत्र होते हैं उस शीट में क्या क्या शामिल है। तो उस शीट में क्या क्या शामिल होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। नियमावली उसमें क्या होती है, शामिल होती है। लेखा परीक्षण कार्यक्रम भी उसमें क्या होता है, शामिल होता है। और लेखा परीक्षण कार्यविधि भी उसमें क्या होती है, शामिल होती है। तो ये तीनों चीज़ें जिसमें शामिल होती हैं वो कार्यपत्र कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। लेकिन लेखा परीक्षण नोटबुक इसमें शामिल नहीं होती। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपको 3 से 4 फैक्ट आपको मिलने वाले हैं। इनमें से पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा सही जो है वो सुमेलित है। तो हम आपको बता देते हैं, क्या फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने वैज्ञानिक प्रबंधन दिया, नहीं। हर्ट्ज़बर्ग ने जो थ्योरी दी है वो मोटिवेशन की थ्योरी दी है। और मोटिवेशन की थ्योरी जिसको हम अभिप्रेरणा सिद्धांत कहते हैं, तो अभिप्रेरणा सिद्धांत जो है वो किसने दिया, हर्ट्ज़बर्ग ने दिया है। तो ये आपका यहाँ गलत हो जाएगा। और आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। और साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया है, F.W. टेलर ने दिया है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। हेनरी फ्यूल, क्या हेनरी फ्यूल ने आधुनिक प्रबंधन दिया है, तो हाँ, हेनरी फ्यूल ने मॉडर्न मैनेजमेंट दिया है। तो हेनरी फ्यूल का रिलेशन मॉडर्न मैनेजमेंट से है। और हेनरी फ्यूल का जो मैनेजमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, इसको आप याद रखिए, मतलब कि प्रशासनिक प्रबंध हेनरी फ्यूल ने दिया है। मैक्स वेबर ने क्या दिया है, तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही दी है, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी इज़ गिवन बाय मैक्स वेबर। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और फिलिप कोटलर, जो कि अभी आपके सिलेबस से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन हमने शामिल कर लिया क्योंकि ऊपर के जो 3 पॉइंट हैं वो आपके सिलेबस से संबंधित हैं। तो आपको क्वेश्चन के नेचर को आइडेंटिफाई कराना था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने आपके सिलेबस में शामिल किया और इस पर्टिकुलर वीडियो में शामिल किया है। तो सबसे पहले देखिए, फिलिप कोटलर ने यहाँ मार्केटिंग दी है। तो हाँ, विपणन मतलब मार्केटिंग होता है। और विपणन यानी कि मार्केटिंग के जन्मदाता कौन है, फिलिप कोटलर हैं। तो 2, 3 और 4 ये तीनों क्या हैं, सही हैं। तो यहाँ देख लेते हैं क्या पूछा गया है, तो कौन सा सही सुमेलित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि डी ऑप्शन में 2, 3 और 4 तीनों चीज़ें दी गई हैं। लेकिन फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने क्या नहीं दिया, वैज्ञानिक प्रबंध नहीं दिया। हर्ट्ज़बर्ग ने क्या दिया है, हर्ट्ज़बर्ग ने वो सिद्धांत दिया है जिस सिद्धांत का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। और ये हर्ट्ज़बर्ग अभी जो है ये MP सेट का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी हर्ट्ज़बर्ग आया है। और हमने अपने पेड कोर्स में भी इनकी थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। और इनने कौन सी थ्योरी दी है और कौन कौन से फैक्टर बताए हैं, वो सब चीज़ें हमने अपने पेड ग्रुप में कवर कर रखी हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है।
लेखांकन मानक AS2, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि स्टॉक के रिलेशन में कौन सा AS आता है, तो स्टॉक से रिलेटेड मानक जो है वो AS2 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज़ रिलेटेड टू स्टॉक। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें किस मूल्य पर माल का मूल्यांकन किया जाएगा। तो हमने पहले भी आपको बताया है कि लागत मूल्य और बाजार मूल्य इन दोनों में से जो भी कम होगा उस मूल्य पर किया जाएगा। तो ऐतिहासिक लागत, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं, यानी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लेस, जो दोनों में कम हो उस मूल्य पर क्या होता है, स्टॉक का वैल्यूएशन हो जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ले लेते हैं, जो कि इस सीरीज़ का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि लेखा परीक्षा ऑडिटिंग अनिवार्य कहाँ है, मतलब ऑडिटिंग को कहाँ अनिवार्य किया गया है, मतलब कहाँ ये कंपलसरी है। तो संयुक्त स्टॉक कंपनी, जिसको हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं, यानी कंपनी में ये क्या है, कंपलसरी है। धर्मार्थ न्यास के लिए, मतलब जो रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उन ट्रस्ट का भी ऑडिटिंग होना ज़रूरी है। कंपनी के लिए ज़रूरी तो है ही, ट्रस्ट के लिए भी क्या है, ज़रूरी है। तो यहाँ इसके लिए भी ज़रूरी हो जाएगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके लिए भी ऑडिटिंग क्या है, कंपलसरी है। तो इन तीनों के लिए कंपलसरी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। इस तरीके से ये यूनिट नंबर 7 से ये क्वेश्चन था कि ऑडिटिंग किन किन के लिए ज़रूरी है, किन किन के लिए अनिवार्य है। तो इन तीनों के लिए ज़रूरी है, इन तीनों के लिए यहाँ अनिवार्य आंसर डी हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक कैसा मॉडल पेपर बन के आ सकता है, इसमें हमने कुछ प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को लेकर ये वीडियो को तैयार किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने अगर हमारे पेड कोर्स के बारे में नहीं सोचा है तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना है, जिनकी तैयारी करने के लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जितने स्टूडेंट्स हमसे भी जुड़ चुके हैं 2 बैचेस में, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप भी हमारे कोर्सेज़ का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। और आपको